सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जो कि है ब्लॉक नंबर 8। ब्लॉक नंबर 8 में क्या है, लुक बैक इन एंगर, जो कि जॉन ऑसबोर्न का लिखा हुआ वर्क है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। आई होप कि आपने पहले की वीडियोस देख ली हैं, बाकी के जो ब्लॉग्स थे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने देख लिया। नहीं भी देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप बाद में देख लेंगे या फिर वो आपकी हेडेक है कि आप पेपर के टाइम पे देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि मेनली ये उनके लिए है जिन्होंने समरी को कम से कम एटलीस्ट पढ़ लिया है और उसके बाद एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें समरी किस तरीके से मोल्ड करके लिखनी है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली उसे देख सकते हो, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समरी पढ़ के भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लुक बैक इन एंगर रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोस्ट वॉर यूथ। इसमें आपको बताना है लुक बैक इन एंगर जो वर्क लिखा गया है और ऑसबोर्न का जो वर्क है वो किस तरीके से पोस्ट वॉर, जो मतलब वॉर होने के बाद, जब वॉर था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो यूथ में चेंजेस आ रहे थे उसके कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। तो इसमें आप बता सकते हो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जो उस टाइम पे हो रही थी, मतलब कि 1950s के अराउंड में उस टाइम की बता सकते हो, या फिर दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब कि जो जेंडर इश्यूज़ चल रहे थे, क्लास इश्यूज़ चल रहे थे, आप उन सब चीज़ों को बता सकते हो, क्योंकि प्ले जो है वो बताता है वॉर के बाद क्या हुआ। वॉर के बाद चीज़ें बहुत सारी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई थी। एक नई क्लास उभर के आ गई थी, मतलब कि बुर्जुआसी क्लास जिसे हम बोलते हैं, एक मिडिल क्लास, ना तो लोअर होगी ना तो बहुत ज़्यादा अमीर होगी, एक बीच की क्लास होगी। उसके बारे में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसमें बताना है कैरेक्टर्स क्या है। हाउ डू द कैरेक्टर्स इन द लुक बैक इन एंगर फंक्शन एज अ साइट ऑफ फॉर डिस्कशन ऑफ क्लास एंड जेंडर इशू। हाँ जी, तो इसमें दोबारा से देख के आपको यही बताना है कि क्लास एंड जेंडर इशू किस तरीके से शो कर रखा है। अब ये जो क्लास और जेंडर का जो सीन है, ये जो एक सेंट्रल सोशल थीम है इस बुक के अंदर, या फिर एक स्ट्रगल दिखा रखा है इस वर्क के अंदर। जैसे कि जो जिमी है, जिमी पॉटर, वो एक वर्किंग क्लास में उसका बर्थ हुआ था। अब इसमें अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, जैसे कि क्लास की कॉन्फ्लिक्ट, क्लास क्या होता है, एक अपर क्लास होगा एक लोअर क्लास होगा। तब आपने इसमें देखा कि जो जिमी है वो एक वर्किंग क्लास से है, उसकी जो वाइफ है वो अलग क्लास से है। पोस्ट वॉर, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद की कहानी इसमें शो कर रखी है। और अगर मैं जेंडर की बात करूँ तो जेंडर में आपने देखा हुआ है कि दोनों के बीच में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, मैन एंड वीमेन के बीच में, जो वर्किंग क्लास के मैन हैं उन दोनों के बीच में, और जो वुमेन है अपर क्लास की उन दोनों के बीच में। मैन तो वर्किंग क्लास का लोअर क्लास में अगर उसे लगा लीजिए तो, और जो वुमेन है वो दिखा रखी है अपर क्लास की है, तो उसकी अपीयरेंस अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी तो फिर चीज़ के होंगे, जब दो अलग अलग क्लास के जेंडर के लोग आपस में मिलते हैं और जब उनकी सोच नहीं मिलती तभी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे शो करनी है। जैसे कि स्टार्टिंग का सीन है, जो जिमी है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसका फ्रेंड न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो उसकी वाइफ को क्या कर रही है, आयरन कर रही है कपड़ों को। तो यहाँ पे भी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रखा है, शो कर रखा है, अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कंसेप्ट ऑफ यंग एंग्री मैन। भाई जिमी के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है यंग एंग्री मैन का कंसेप्ट। अब जब आपने इसको पढ़ा था तो इस क्वेश्चन में एक, इस वर्क में एक यही क्वेश्चन तो है जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता था, जिसमें आपको बताना है मेनली, आप ये भी बोल सकते हो कि क्या कंसेप्ट था। क्योंकि हम क्या देखते हैं थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं पूरे प्ले में, कि वो किसी न किसी चीज़ को, पर्सन को कर्स कर रहा है, गुस्से में ही रहता है हमेशा, और उसके जो एंगर है उसका रीज़न क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द अपर क्लास। जैसे कि उसके बीच में और जो उसकी वाइफ है उन दोनों के बीच की जो क्लास के डिफरेंसेस हैं वो। और दूसरा रीज़न है वो क्या है, वो इसलिए क्योंकि वो जो लाइफ जी रहा है वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है, उसकी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनियस रूटीन है, मतलब कि नीरस तरीके से है, कोई उसमें इंजॉयमेंट नहीं है, और वो सेम ही चीज़ें रोज़ फॉलो करता है, रोज़ वही पेपर पढ़ना, ड्रिंकिंग टी, आयरनिंग, ये फ़र्क काम। अब दूसरी जो लॉजिक है वो इतना ज़्यादा यंग एंग्री मैन जैसा पर्सन क्यों है, वो उसकी बिटरनेस है, वो मतलब कि किस तरीके से बोलता है या फिर वो किस तरीके से लोगों को देखता है। वो हमेशा ही अपनी वाइफ में फॉल्ट्स ढूंढता रहता है, क्रिटिसाइज़ करता रहता है उसको एंडलेसली, मतलब कि उस चीज़ की कोई अंत नहीं है, वो इतना ड्रामा है। तो आपको ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है कि वो एक यंग एंग्री मैन कैसे है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्लास इन जेंडर का इशू आपको शो करना है, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बताना है प्ले का टाइटल लुक बैक इन एंगर। तो लुक बैक इन एंगर आपको पता ही है, आप सिंपली से बता सकते हो कि टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेन कैरेक्टर के ऊपर ये चीज़ रखी गई है, टाइटल रखा गया है।
तो ये तो ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 9 वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। बेकेट की बात आई है, मतलब कि एब्सर्ड प्ले होगा, क्योंकि इन्होंने जो प्ले लिखे हैं वो एब्सर्ड है, उसमें कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, जो बेकेट है ही रिजेक्ट्स द कन्वेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्ले टू डिपिक्ट द एब्सर्ड प्रेडिकमेंट ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। आपको डिस्कस करना है। तो जब आपने इस प्ले को पढ़ा था वेटिंग फॉर गोडो, इसमें आपने क्या देखा, दो पार्ट है इसमें, एक्ट 1 और एक्ट 2। और एक्ट 1 में जो चीज़ें हो रही हैं सेम चीज़ें एक्ट 2 में भी रिपीट हो रही हैं। ऐसा कुछ फर्दर डिफरेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा ऐसा अलग अलग चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपको बताना है कि कैसे बेकेट ने कन्वेंशन स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया है। एक कन्वेंशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 एक्ट होंगे और उन 5 एक्ट के बिटवीन में भी सीन्स होंगे, सीन 1 2 3, सीन 1 2 3 4, इस तरीके से। और उसके थ्रू आउट में उससे होते हुए प्ले कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्ले वहीं पे पड़ा रहेगा, ठप पड़ा हुआ। लेकिन वेटिंग फॉर गोडो में क्या हो रहा है, कुछ भी चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। लक्की पोजो हैं वो क्या कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं वेटिंग फॉर गोडो। गोडो का वेट कर रहे हैं, वो गोडो कौन है, वो वेट क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ मिलना था, कौन सा दिन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता भी नहीं है, बस वो वेट करे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ये किस तरीके से उस एक जो डायमेंशन था, एक फ्रेमवर्क था, उसे रिजेक्ट करके उन्होंने कुछ अलग लिखा। एब्सर्ड का मतलब ही होता है जिसका कोई लॉजिक ना हो। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के 2 वर्ड्स में अंडर में ये वर्क आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। आपको इसके ऊपर बताना है, लिखना है। और ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया, तो मैंने इंटू 2 कर दिया है क्योंकि मेरे को 2 बार ये दिखा था। अब इसमें क्या है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड मतलब कि एब्सर्ड जिसका कोई लॉजिक ना हो, तो उसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंडर में ये चीज़ें लिखी गई थी वेटिंग फॉर गोडो। तो इसमें आप बता सकते हो कन्वेंशन को रिजेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है उस वर्क में, प्ले में, एक ही चीज़ एक ही जगह पर पूरा प्लॉट घूमता है और सीधा सीधे एंड हो जाता है। गोडो अभी भी वापस आया नहीं है, लास्ट में कोई नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, सेम चीज़ें हो रही हैं, सब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है आपको डिस्कस करना है वेटिंग फॉर गोडो एज अ अब्सर्ड प्ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत डाल दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 4 डाल दिया, 4 की जगह 5 डाल दिया। आप उस चीज़ को ठीक कर लेना यहाँ पर। अब बताना है वेटिंग फॉर गोडो एज अ एब्सर्ड प्ले। सिंपल सी कहानी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको वही यहाँ पे लिख देना है। एब्सर्ड प्ले क्यों है, क्योंकि वो चीज़ों को रिजेक्ट करता है, एक परफेक्ट जो फॉर्मूला होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसे रिजेक्ट करता है। कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई भी लॉजिक नहीं है, वो वेट क्यों कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कहाँ पे करना था, या फिर उन टाइम क्या हो रहा है, किस पेड़ के नीचे करना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पता, बस बैठे हुए हैं, वेट करे जा रहे हैं। और उनकी जो टॉक है वो भी एब्सर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब कि यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। एक्सिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस मॉडर्न मैन की। तो मॉडर्न मैन के पास क्राइसिस क्या है, अब जो एक्सिस्टेंशन होता है मतलब कि हम एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका क्राइसिस शो करना है कि हमारा जो हम जो रह रहे हैं, हमारी जो एक्सिस्टेंस है उसका लॉजिक क्या है, वो वर्थ इट है या नहीं है, हम जिंदा हैं तो क्यों हैं। तो इन सब चीज़ों को ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। जैसे कि जब आपने इसे पढ़ा था तो क्या बोलता है कि उसका मन करता है कि वो कहीं पर चढ़े किसी टावर पे और उसके बाद सुसाइड कर ले। लकी पोजो में से किसी एक का डायलॉग था ये। तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे शो करनी है, उन्हें खुद ही नहीं पता करना है कि नहीं करना है, अपनी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब है कि नहीं है। तो ये मॉडर्न मैन की जो क्राइसिस है, जो लोग सोचते हैं, उसके बारे में बता रखा है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर होने के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया कि ह्यूमन काइंड है ही क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्लडशेड हो गया है, ह्यूमन ने ही किया है, तो फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या बचा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसमें पूछा गया है एज अ प्ले वेटिंग फॉर गोडो एज अ प्ले दैट प्रेजेंट द एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। सेम ही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ द वेटिंग फॉर गोडो। स्ट्रक्चर आपको बताना है, एब्सर्ड प्ले है ये, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर आएगा। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपको पता है, दो एक्ट के अंदर ये ख़त्म हो गया है, कोई भी प्रोग्रेस होती नहीं है इसमें, और ना ही कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से डायलॉग है, फिर सिस्टमेटिक तरीके से कुछ हो रहा है, वेट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आएगा नहीं पता, किसके लिए कर रहे हैं नहीं पता, क्यों कर रहे हैं नहीं पता। तो ये क्या है, ये इसके स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर होता है MEG2 सब कुछ ख़त्म। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।